नमस्ते दोस्तों। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात पर निर्भर करता है, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरा सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट होता है, और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या कार्य करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां हमेशा उसका साथ देती है, कभी भी उसके साथ जो है वो खुशियां नहीं छोड़ती है। ये जो वक्तव्य है, ये भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। जीवन में आप क्या सोचते हैं, ठीक है? किस तरह का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सकारात्मक सोच है आपका या नकारात्मक सोच है आपका, उसी तरह से आप अपने जीवन में परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के लिए हमेशा से प्रयास कीजिए कि अपने आप को सकारात्मक रख सकें, ठीक है? जिससे कि आपके जीवन में भी जो भी परिणाम आए आपके जीवन के अनुकूल हो, खुशियाँ के साथ हो, ठीक है? तो इसी के साथ आज का हम लोग द हिंदू का डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 23 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी भारत और यूके के बीच में जो है वो लगातार नजदीकियां बढ़ाने की बात की जा रही है, दोनों के संबंध और बेहतर करने की बात की जा रही है कि एक कठिन दुनिया, इसका मेनली जो दो तीन परिप्रेक्ष्य है उससे तात्पर्य रखा जाता है, चाहे रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है यूरोप में, या फिर रेड सी के पास हौतीज का हमला, या फिर वहीं पे इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये कुछ जो परिस्थितियां हैं वैश्विक स्तर पे, या फिर लगातार देखा जा रहा है कि हिंद महासागर में चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो इन्हीं कारणों से एक कठिन दुनिया में यूके और भारत की जो रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है उसको और बेहतर करने की बात की जा रही है, जिससे कि जो रक्षा संबंध है भारत और ब्रिटेन के बीच में वो और ज़्यादा गहरा हो सके, और ज़्यादा बेहतर हो सके, नवीन जो तकनीक आ सके, ठीक है? नवीन जो है वो रक्षा प्रौद्योगिकी को लाया जा सके, जेट इंजन, या फिर जो भी हम लोग सामूहिक रूप से कार्य करेंगे, ठीक है, उसको और आगे बढ़ाया जा सके, सैन्य शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है? उसी की बात पूरे के पूरे आर्टिकल में की गई है। तो क्या-क्या जो फ़ायदे होंगे इंडिया और यूके के रिलेशंस को और बेहतर कराने के लिए, ख़ास के सिक्योरिटी जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको बेहतर करने के लिए भारत और ब्रिटेन जो है लगातार प्रयास कर रहा है सम्मिलित रूप से। तो अभी देख सकते हैं कि अभी 3 दिनों से लगातार जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो पहले जो था इंडिया और ग्रीस, ठीक है? उसके बाद इंडिया यूएस, उसके बाद फिर अभी जो है इंडिया यूके। ये तीनों परिप्रेक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया हमेशा जो है वो रक्षा को मजबूत करने की बात कर रहा है, क्योंकि भारत को जो है बहुत ज़्यादा समस्या जो हो रहा है हिंद महासागर में, चाइना का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, चाहे वो मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, या फिर भारत के पड़ोसी देशों को लगातार जो है चाइना के द्वारा भड़काया जा रहा है, वहाँ पे निवेश बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? जिससे हिंद महासागर में जो है वो चाइना का प्रभुत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी रेड सी में स्थितियां देख सकते हैं, एशिया और यूरोप के बीच का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र होते हुए भी यहाँ पे लगातार जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई है। वहीं आईएमईसी की बात करें, इंडिया मिड ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो वो भी अभी जो है समस्या में आ गई है, जबकि ग्रीस ने ऐसा कहा है भारत को कि हम जो है पूरा प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द पुनर्जीवित किया जाए, ठीक है? जिससे कि भारत और मिड ईस्ट का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है और बेहतर हो सके, ठीक है? तो यही सारी बातें हैं, इसे ध्यान रखने की बात है कि भारत जो है पूरा का पूरा हिंद महासागर में सुरक्षित रहना चाहता है। इसी के लिए अपने सुरक्षा उपकरणों को बेहतर करने के लिए इन बड़े-बड़े देशों के साथ, इन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। उसी का ये कदम है इंडिया और यूके के बीच में संबंध, ठीक है? तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ होनी चाहिए? ऐसा सिंपली जो कहा जा रहा है कि भारत में जो है वो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो पेंडिंग केसेज है, ठीक है? तो पेंडिंग केसेज के निपटान के लिए ऐसा रिकमेंडेशन कब किया गया था? तो 229वीं विधि आयोग, मतलब कि लॉ कमीशन का 2009 में ऐसा रिकमेंडेशन किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है और अधिक तरीके से और बेहतर तरीके से अगर लंबित मामलों को और तेजी से निपटान करना चाहती है, तो इसी के लिए दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई, ठीक है, में 4 क्षेत्रीय, ठीक है, 4 रीजनल पीठ, क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश की गई थी
लॉ कमीशन के द्वारा, 229वीं लॉ कमीशन के द्वारा 2009 में। ठीक है, तो मेनली जो है जो लंबित मामले हैं उसी के निपटान करने के लिए जितने भी जो बैकलॉग्स हैं, और खास के ये सिंपली जो कहा गया है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मामले, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी गैर संवैधानिक मामले होंगे उसी के लिए ये जो है वो क्षेत्रीय पीठ बनाने की बात की जा रही है, संवैधानिक मामले नहीं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक मुद्दों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों को प्रतिदिन के आधार पर ही निपटाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये जो क्षेत्रीय पीठ बनाने की बात की जा रही है सिंपली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मामले के लिए। तो वर्तमान समय में ये ध्यान रखिएगा, ये 23 सितंबर का है। ठीक है, सितंबर 2023 का ये रिपोर्ट है कि लगभग 80,344 जो है वो देश की शीर्ष अदालत मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगभग 80,344। ठीक है, जिसमें लगभग 78% जो है वो सिविल मामले हैं, दीवानी मामले हैं, और 22% जो है वो क्रिमिनल मामले हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इस आर्टिकल को हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, क्या इंटरपोल के नोटिस का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। तो इंटरपोल क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 194 देश इसके सदस्य हैं और राष्ट्रीय पुलिस बलों को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है, सूचना का साझाकरण नेटवर्क के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंटरपोल। तो इस पे अभी वर्तमान समय में लगातार कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण का जो है वो शिकार हो रहा है इंटरपोल। ठीक है, तो यहाँ पे आलोचकों का तर्क कहा जाता है कि देश अक्सर जो है वो राजनीतिक शरणार्थियों और असंतुष्टों को लक्षित करने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल का फायदा उठाते हैं। हालांकि इसे संबोधित करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन पुलिस सहयोग को सुविधाजनक बनाने और इस शक्तिशाली उपकरण के दुरुपयोग को रोकने के बीच में संतुलन का जो है सवाल इस आर्टिकल में दिया गया है कि इसको कैसे संतुलित किया जा सके, इसको बेहतर किया जा सके। ठीक है, जो राजनीतिकरण का जो आरोप लगाया जा रहा है इंटरपोल पे, वो कितना सही है और कितना गलत है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। और ये भी ध्यान रखिएगा, आज हम लोग इस वीडियो के लास्ट में जो है 5 करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम के चैनल में उपलब्ध है और टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब विस्तार से देख लेते हैं इस डिस्कशन को। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है, इन अ टफ वर्ल्ड द बेकॉन ऑफ यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज। लगातार जो है वो भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को बेहतर करने के लिए जो है भारत, चाहे वो इंडिया और ग्रीस के बीच में संबंध बेहतर हो रहे हैं, इंडिया यूएसए के बीच में संबंध बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसके बाद अभी वर्तमान समय में इंडिया यूके के बीच में। तो क्या क्या इससे फायदे हो सकते हैं खास के समुद्री सुरक्षा के लिए। ठीक है, मेनली जो ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वो समुद्री सुरक्षा के लिए, चाहे वो रेड सी का मामला हो या फिर हिंद महासागर का मामला हो। ठीक है, तो ये दोनों जगह जो है वो भारत प्रयास कर रहा है सुरक्षा अपना सुनिश्चित कर ले। ठीक है, तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है, बाह्यमुखी व्यापारिक और आधुनिक समाज जो है वो हमारे राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम और भारत में बहुत कुछ समानता रखता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो था भारत ब्रिटेन के अधीन था। यद्यपि हजारों मील की दूरी पर अलग होने के बावजूद हम स्वाभाविक रूप से महासागर हो या फिर कॉमनवेल्थ हो उससे जुड़े हुए हैं। भोजन और वस्तुओं का व्यापार हमारी परस्पर समृद्धि को रेखांकित करता है। ठीक है, भोजन और वस्तुओं, जिससे कई लोगों के जीवन और आजीविका को सपोर्ट मिलता है। ठीक, तो वैश्विक व्यापार मुख्य रूप से एक समुद्री गतिविधियां है और यह सूचना युग में भी एक बुनियादी सच्चाई बनी हुई है। ठीक है, अभी जो इंफॉर्मेशन ईरा चल रहा है फिर भी सबसे ज्यादा जो है व्यापार के लिए समुद्री मार्ग उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन आज जो है वो समुद्री मार्ग जो है बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त हो गया है। यहाँ पे निर्भरता बढ़ती जा रही है, परंतु देखते हैं कि समुद्र का हम लोग उपयोग जो है, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो वायर्स बिछाए जाते हैं वो भी समुद्र के भीतर बिछाए जाते हैं। उसी की बात की जा रही है कि समुद्र की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, चाहे वो व्यापार हो या फिर सूचना का प्रसार हो, हर एक चीज के लिए जो है हमारी निर्भरता जो है वो समुद्र पे लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी राष्ट्रीय और समुद्री रणनीतियां जो है अपरिहार्य रूप से आपस में जुड़ी हुई है। हमारे राष्ट्रों को समुद्र के पार जाने वाली वस्तुओं और संसाधनों की वैश्विक जीवन रेखा को सुरक्षित करने, उन्हें आक्रामकता और शोषण से मुक्त कराने की आवश्यकता है। ठीक है, जितने भी लगातार जो है संघर्ष हो रहे हैं या फिर हमले हो रहे हैं,
उन सारी चीजों से हमें बचने की आवश्यकता है जिन पर हमारी अर्थव्यवस्थाएं निर्भर है। लेकिन समुद्र पर व्यवहार के मानदंड वे मानदंड हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को पनपने में सक्षम बनाया है और व्यापक नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिसका वे हिस्सा है, ठीक है, वो सभी समुद्र तेजी से खतरे में आ रहे हैं। चाहे वो उसी के यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, ब्लैक सी की बात की जा रही है, तो ब्लैक सी यहाँ पे यूके और रूस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी बात की जा रही है। तो ब्लैक सी से रेड सी तक देखा जा रहा है कि हर एक जगह समस्या हो रही है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, ठीक है, यहाँ पे भी समस्या बढ़ती है। तो ब्लैक सी, रेड सी और साउथ चाइना सी सबसे ज्यादा प्रभावित है अभी संघर्ष के रूप में, ठीक है। कहा कि साउथ चाइना सी में लगातार जो है चीन जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रों को अपने प्रभुत्व में रखे हुए, जिससे क्या होता है कि वहां के आसपास के जो कंट्री हैं उसकी संप्रभुता जो है वो प्रभावित हो रही है। तो वहां पे भी विवाद चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक सी, रेड सी और साउथ चाइना सी। तो इसी में आगे हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन समृद्धि संरक्षक। अस्थिरता, संघर्ष या फिर आक्रामक और धमकी भरी कार्रवाइयां न केवल उन लोगों को प्रभावित कर रही है जो इन जल क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या वहां से गुजरना चाहते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी समुदायों को जो समुद्र क्षेत्रों में संघर्ष और आक्रमण की गतिविधियां चल रही है उसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी समुदाय इससे प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय कारोबारियों का, जैसे कि यहाँ पे हौतीज का एग्जाम्पल दिया जा रहा है जो यमन में रहते हैं और लगातार जो है वो रेड सी के क्षेत्र में हमला कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे इस क्षेत्र के जो व्यापार हैं वो प्रभावित हो जा रहे हैं। उसी की बात की जा रही है कि स्थानीय कार्रवाइयों का वैश्विक असर हो रहा है जिससे जीवन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं और भोजन की जो आवाजाही होती है वो भी प्रभावित हो जा रही है। यही कारण है कि दिसंबर 2023 में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य साझेदार जो है वो लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक शिपिंग, रक्षा और सुरक्षा के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियंस, ये ध्यान रखिएगा कि रेड सी की बात की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो अदन की खाड़ी की बात की गई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अदन की खाड़ी में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो और अन्य साझेदार के साथ जो है वो रेड सी को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को लागू किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। इसी में आगे कहा जाता है कि लगातार देखा जा रहा है कि लाल सागर में जो मार्ग है, समुद्री मार्ग जो है वो व्यापारिक मार्ग जो है वहां पे लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं। तो हौथी हमले जो है वो अंधाधुन है और समुद्र में अपनी आजीविका कमाने की तलाश में रहने वाले निर्दोष नाविकों के जीवन खतरे में डाल रहे हैं हौथीज के हमले। तो ऐसा करके जो है हौथी उन समुद्री व्यापार मार्गों की स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं जो यमन को भोजन और सहायता की आपूर्ति करते हैं और हमारी सभी अर्थव्यवस्थाओं की जीवन धारा है। तो मुझे खुशी है कि हम वैश्विक व्यापार की मुफ्त आवाजाही के लिए इन खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के साथ कार्य कर रहे हैं। और इसमें उद्देश्य क्या है, तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हौथी द्वारा हिंसा का उपयोग जो है वो यूक्रेन में रूस के अवैध युद्ध के साथ स्पष्ट तालमेल खा रहा है। जिस तरह से वहां पे ब्लैक सी के क्षेत्र में हो रहा है, यूक्रेन और रूस के क्षेत्र में हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे रेड सी में हो रहा है, उसी की बात की जा रही है। यहाँ पे यूके, भारत और दुनिया का यह सुनिश्चित करने में साझा हित है कि इस अनियंत्रित हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना को सामान्य नहीं बने देना चाहिए, ठीक है। जो वैश्विक अशांति फैल गई है उसको शांति स्थापित करने के लिए इस तरह के जो बड़े देश यूके हो, यूएसए हो, लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके और शांति स्थापित किया जा सके। इस सप्ताह यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के 2 साल पूरे हो गए, ठीक है। 2 साल से लगातार जो है रसिया और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा है जो 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के साथ शुरू हुआ था और 2022 में रूस जो है वो विशेष सैन्य अभियान के द्वारा 3 दिनों के भीतर ही कीव को घेर लिया, यूक्रेन की जो राजधानी है, ठीक है। और 1 सप्ताह के भीतर सरकार को गिराने और 1 महीने से भी कम समय में देश के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन करने की योजना बनाई। तो इन सभी उद्देश्यों में जो है लगातार जो है वो रूस विफल रहा है क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो अडिग होकर खड़ा रहे, ठीक है, और रूस के हर एक परिस्थिति का सामना करने में सफल रहे। तो लगातार देखा गया है जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन का सपोर्ट करते रहे, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, चाहे वो नाटो के सदस्य हो या फिर नाटो के सदस्य नहीं हो। तो इस अधिक अस्थिर, अधिक अनिश्चित युग में और हमारे रणनीतिक संबंधों में निवेश की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता बहुत ज्यादा देखी जा रही है, इसलिए यूके और भारत जो है वो मिलकर बड़ी प्रगति को आगे बढ़ाने में प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के आवश्यकताओं के अनुसार अगर देखा जाए
तो बदलाव पहले से ही चल रहा है। 2050 तक यह भारत एशिया प्रशांत में मजबूती से बैठ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर कहा जा रहा है कि 2050 तक जो है वो भारत एशिया और प्रशांत में मजबूती से बैठ जाएगा। तो यूके की राष्ट्रीय समृद्धि जो है वो आंतरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ी हुई है और उनके भीतर एक आवाज और उपस्थिति होना आवश्यक है। इसलिए 2023 में यूके की नीति के अस्थायी स्तंभ के रूप में इंडो एशिया प्रशांत की ओर झुकाव की स्थापना जो है वो बेहद स्वागत योग्य है। ठीक है, लगातार जो देखा गया है कि ब्रिटेन का जो है वर्तमान समय में इंडो एशिया प्रशांत की ओर लगातार जो झुकाव देखा जा रहा है। जैसे यहाँ भारत है तो यहाँ पे हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर जैसे आगे जाकर प्रशांत महासागर से ही जुड़ती है। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है कि इंडो एशिया और प्रशांत। ठीक है, इधर ज्यादा दिलचस्पी अभी दिखा रहा है वर्तमान में ब्रिटेन। तो वैश्विक समृद्धि की संभावनाओं को कम नहीं आंका जा सकता और न केवल यूनाइटेड किंगडम बल्कि दुनिया के लिए इंडो एशिया प्रशांत का महत्व कभी इतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि इधर से चाइना काउंटर कर रहा है तो उससे बचाना है, चाहे वो यूएसए हो या फिर वेस्टर्न कंट्री हो, लगातार जो ये सब एकजुट ही रहते हैं। ठीक है, तो चाइना काउंटर करने के लिए भारत भी चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिंद महासागर में उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो भारत भी चाह रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसलिए ये सभी जो है एकजुट हो रहे हैं। ठीक है, मजबूत रक्षा संबंध को बढ़ाने की बात के जरिए इसलिए यूके भारत रक्षा साझेदारी का तेजी से गहरा होना भी स्वागत योग्य है, क्योंकि ब्रिटिश और भारत सेनाओं के बीच बातचीत का स्तर कई वर्षों की तुलना में अभी वर्तमान समय और बेहतर हो गया है, क्योंकि यह हमारे भागीदारी के साथ प्रशिक्षण, अभ्यास और संचालन करने में भी एक दूसरे को मदद करेंगे और इंडो एशिया प्रशांत क्षेत्र में और बेहतर सुरक्षा को स्थापित करने में सहयोग करेंगे। तो इसी तरह रक्षा औद्योगिक साझेदारी, ठीक है, यहाँ पे डिफेंस बेस्ड जितने भी इंडस्ट्री को स्थापित करने की बात की जा रही है, यहाँ पे भी यूके का सपोर्ट मिलेगा। तो रक्षा औद्योगिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है और विद्युत युद्धपोत प्रणोदन से लेकर जटिल हथियार से लेकर जेट इंजन तथा हमारा काम जो है वो सामूहिक रूप से समझ, ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने में भी मदद करेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिफेंस बेस्ड इंडस्ट्री को भी स्थापित करने में मदद करेगा यूके। उसके बाद विद्युत उत्पोत प्रणोदन से लेकर जटिल हथियार को बनाने में, जेट इंजन को बनाने में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेगा। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, इसको भी, जो स्पेशलिटी है, इसको भी साझा करेगा यूके जो भारत के साथ। ठीक है, तो हमारे सैन्य शिक्षा संबंध जो कि 75 वर्षों से है यूके और इंडिया का, तो इस वर्ष भी मजबूत होंगे जब भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं, ठीक है, चाहे वो स्थल हो, जल हो या फिर आकाश हो, ठीक है, तीनों सेनाएं जो है वो ब्रिटिश सेवा अकादमी में प्रशिक्षक के रूप में शामिल होंगे और भावी सैन्य नेताओं के साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे और आगे बहुत ही अच्छे ज्ञान और अनुभव जो है वो भारत भी हासिल करेगा। तो भारत में वापसी, ये सभी हमें सामूहिक रूप से जो है वो मजबूत बनाएंगे, हमारी सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। तो इसी में निष्कर्ष कहा जाता है राइटर के द्वारा कि इतिहास हमें सिखाता है कि अलगाववाद या जबरदस्ती की रणनीतियों ने शायद ही कभी मजबूत गठबंधन बनाए हैं, बल्कि यह हमारे मित्र, साझेदार और सहयोगी हैं जो हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के खिलाफ हमारे समर्थन और ताकत का स्रोत होंगे और उन मूल्यों को बनाए रखेंगे जिसका हम समर्थन करते हैं। तो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों से शांति बनाए रखी है और शांति और समृद्धि के लिए समान विचारधारा वाले समर्थकों के रूप में इसकी वकालत करना हम पर निर्भर करता है। इसलिए अस्थिर दुनिया में यूके और भारत को एक अच्छे मित्र के रूप में पाकर जो है वो भाग्यशाली होगा भारत। ठीक है, और इससे क्या होगा कि समुद्री स्तर पे हमारी सुरक्षा को और सुनिश्चित करने में बेहतरी होगी। उसके बाद सशस्त्र बलों को और मजबूती मिलेगी, अच्छे प्रशिक्षण मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नए नए तकनीक, प्रौद्योगिकी, उसके बाद नवीन डिफेंस बेस्ड इंडस्ट्री को हम लोग स्थापित करने में भी कामयाब हो गए यूके की मदद से। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें इंडिया और यूके के रिलेशंस को हम लोग डिस्कस किए, जिसमें सिक्योरिटी मेन इशू है, खास के सुरक्षा के लिए। ठीक है, मैरीन सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा केंद्र रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। शुड इंडिया हैव रीजनल बेंचेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें सिंपली कहा जाता है कि क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ होनी चाहिए। यहां पे क्षेत्रीय पीठ की मांग जो है पहली बार 229वीं लॉ कमीशन के द्वारा 2009 में की गई थी। ठीक है, और सिर्फ ये जो है वो
लंबित मामलों के निपटान के लिए वर्तमान समय में अगर सितंबर 2023 से देखा जाए तो अभी जो लंबित मामला है खासकर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,344 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्यों आवश्यकता है क्षेत्रीय पीठ की। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, इसको हम लोग अच्छे से मेंस के फॉर्मूले में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे सुप्रीम कोर्ट है क्या, ठीक है, और इसके संविधान में क्या क्या प्रावधान है। उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है इसका विकास कैसे हुआ, किन प्रावधानों के अनुसार हुआ, जब ब्रिटिश इरा थी उस समय से कैसे कैसे विकास हुआ सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कितने लंबित मामले हैं उसका फैक्ट जानेंगे। उसके बाद लंबित मामलों को कम करने के लिए क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं, हर एक चीज को हम लोग अच्छे से जानेंगे मेंस के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय जो है वो देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। ठीक है, इसमें संविधान की व्याख्या, कानूनों की वैधता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को सुनने और निर्णय लेने की शक्ति होती है। यह सभी नागरिकों और आपराधिक मामलों के लिए अपील की अंतिम अदालत है। ठीक है, अगर मामला जो है वो राष्ट्रीय हो, अगर अंतर्राष्ट्रीय हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और यहां पे देख लीजिएगा कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 34, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं जिसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अपने नियम और प्रक्रियाएं हैं और वह विभिन्न प्रकार के आदेश और निर्णय जारी कर सकती है। ठीक है, तो इसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो विकास हुआ इसको क्रमबद्ध रूप से हम लोग देख लेते हैं। तो औपनिवेशिक काल के दौरान 3 सर्वोच्च न्यायालय थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। 1861, ये ध्यान रखिएगा डेट, 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए सर्वोच्च न्यायालयों का उच्च न्यायालयों से बदल दिया। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रिवी काउंसिल और उच्च न्यायालयों के लिए एक अपीलीय निकाय के रूप में भारत के संघीय न्यायालय का निर्माण किया। ठीक है, और आगे जो कहा जाता है कि भारत ने 1949 में संविधान को अपनाया और सर्वोच्च न्यायालय जैसा कि हम अब जानते हैं कि स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया और भारत के एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद ही ऐसा किया गया। ठीक है, जैसे 26 को स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बन गए थे, ठीक है, उसके 2 दिन बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया। यह अनुच्छेद 1930 के परिणाम स्वरूप दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, तो दिल्ली में स्थापित किया गया आर्टिकल 130 के अनुसार। तो आजादी के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 8 जज ही शामिल होते थे। ठीक है, तो ये याद रखेगा, सबसे पहले जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 8 ही जज शामिल थे। जैसे जैसे काम का बोझ साल दर साल बढ़ता गया और मुकदमों का जो बैकलॉग है वो बढ़ता गया, तो संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 56 में 11, 60 में 14, उसके बाद 78 में 18, 86 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 कर दी। तो अनुच्छेद 124 के तहत संविधान जो है वो संसद को सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बढ़ाने की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को बढ़ा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का। तो गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। न्यायाधीश जो हैं अभी वर्तमान समय में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 31 संख्या दिया गया है ये 34 संख्या है वर्तमान में इंक्लूडिंग, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके ही टोटल जो जजेज हैं वो 34 हैं। ये क्लियर रखिएगा, टोटल जो है वो 34 जज हैं। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जजों की नियुक्ति करते हैं। तो इनकी अहर्ताएं क्या होती है, तो भारत का नागरिक होने चाहिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक काम किए हो या फिर 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव हो, उसके बाद सम्मानित न्यायविद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोलिजियम व्यवस्था लाई गई चयन के लिए। तो कोलिजियम क्या होता है, तो जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु लाया गया, जो संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कोलिजियम का। तो ये भी एक मुख्य पॉइंट है। ठीक है, 28 अक्टूबर 1998 में 3 जजों के विषय में फैसले के बाद जो है प्रभावी हो गया कोलिजियम व्यवस्था। तो सर्वोच्च न्यायालय के 5 सबसे वरिष्ठ जज इसके सदस्य होते थे। अभी वर्तमान समय में तो बहुत ज्यादा चेंजेस ला दिए गए हैं। ठीक है, तो नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसी में आगे देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
कितने मामले जो हैं वो लंबित हैं। तो सितंबर 2023 का ये जो है रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पाया गया है कि देश की जो शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले हैं वो 80,344 हैं। इसमें 78% जो है वो दीवानी मामले हैं और 22% जो है वो आपराधिक मामले हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अब तक दायर कुल 37,777 मामलों में से लगभग 36,164 का निपटान कर दिया है। ये बहुत ही सराहनीय है। इसको भी आप कहीं भी कोट कर सकते हैं कि 2023 में टोटल जो मामले दर्ज किए गए सुप्रीम कोर्ट में लगभग 37,777 किए गए, उसमें लगभग 36,164 मामले जो हैं वो निपटा दिए गए। ठीक है, तो ये इससे कुछ सीखने की जरूरत है, खास के हाई कोर्ट्स या फिर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन्हें सीखने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जो है 4,000 से अधिक मामले एक दशक से भी अधिक पुराने हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 4,000 से अधिक मामले जो हैं लगभग 10 साल से भी पुराने हैं। तो लंबित मामलों को कम करने के लिए क्या सुधार उपाय किए जाने चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रभागों में विभाजित करें। भारत के 10वें विधि आयोग ने प्रस्तावित किया कि सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रभागों में विभाजित किया जाए, जिसमें संवैधानिक प्रभाग हो या फिर कानूनी प्रभाग। ये 2 प्रभाग की बात की गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो लंबित मामले हैं उसको निपटाने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद प्रस्ताव में कहा गया कि केवल संवैधानिक कानून से संबंधित मुद्दे को प्रस्तावित संवैधानिक प्रभाग में लाया जाए। इसे दोहराते हुए इसी का जो है एक बार रिकमेंडेशन पहले किया गया 10वां विधि आयोग में, फिर 11वां विधि आयोग 1988 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न भागों में विभाजित करने से न्याय अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होगा और जितने भी बादकारियों को भुगतान की जाने वाली फीस में काफी कमी हो जाएगी। स्पेशल लीव पिटीशन के लिए एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना करें। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें यहाँ पे पहला जो मामला था बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना करना वांछनीय है, बहुत ही आवश्यक है, जो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने में सक्षम होगा। इससे सुप्रीम कोर्ट को केवल संवैधानिक और सार्वजनिक कानून से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने की अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, इसी में आगे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना करें। यहाँ पे ही मेन बात किया जा रहा है इस पूरे आर्टिकल का। ठीक है, जो ये आर्टिकल जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की जानी चाहिए, यही सवाल है। तो न्यायालय को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक और कदम के रूप में 229वें, ये ध्यान रखिएगा, 229वें विधि आयोग की रिपोर्ट 2009 ने गैर संवैधानिक मुद्दों, ये ध्यान रखिएगा, गैर संवैधानिक मुद्दों के लिए ही सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय पीठ की स्थापना की बात की जा रही है कि गैर संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिए दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 4 क्षेत्रीय पीठों स्थापित करने की सिफारिश की गई है। इसने 4 क्षेत्रीय पीठों में प्रत्येक क्षेत्र से 6 न्यायाधीशों को अपीलीय जिम्मेदारी लेने की सिफारिश की गई है और नई दिल्ली में एक संविधान पीठ जो है वो नियमित आधार पर काम करती रहेगी। तो गैर संवैधानिक मामलों के जो भारी बैकलॉग है, जो भारी लंबित मामले हैं, बैकलॉग हैं, उसको क्षेत्रीय पीठों के बीच विभाजित करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक मुद्दों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों को दिन प्रतिदिन के आधार पर ही निपटाया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसी में आगे कहा जाता है कि लंबित मामलों को कम करने के लिए कुछ और चीजें अपनाने की बात की जा रही है, जैसे कार्य दिवस की संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो वर्किंग आवर्स हैं, जो वर्किंग डेज हैं, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये सुझाव कौन दिया है? मिली मत समिति ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को 206 दिनों तक काम करना चाहिए और यह भी सिफारिश की कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों की अवधि को 21 दिनों तक कम किया जा सकता है। ठीक है, 2009 के विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया कि मामलों के लंबित को कम करने में मदद करने के लिए न्यायपालिका को सभी स्तरों पर अदालत की छुट्टियों में 10 से 15 दिनों को कम करना चाहिए। तो ये भी एक मुख्य पॉइंट है। ठीक है, कि वहां उनका जो वर्किंग डेज है उनमें वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, छुट्टियों कम करनी चाहिए। इसी में आगे कहा जाता है एक अंतिम अपील न्यायालय को स्थापित किया जाए और एक अस्थायी संविधान पीठ की स्थापना की जाए। ठीक है, जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को विभाजित किया जा सके ताकि एक
अंतिम अपील न्यायालय और एक अस्थायी संविधान पीठ हो सके। ठीक है, इससे संवैधानिक प्राधिकरण के तहत दायर मामलों को अपीलीय और समीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत दायर मामलों से स्पष्ट रूप से अलग करके अधिक न्यायिक स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने में आसानी होगी। उसी में आगे कहा जाता है बुनियादी ढांचे के लिए एक समर्पित प्राधिकरण स्थापित करने की बात की गई। तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक बुनियादी ढांचा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो न्यायिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिस पर वर्तमान में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो रीजनल पीठ है, क्षेत्रीय पीठ को बनाने की क्यों बात की जा रही है। 229वीं विधि आयोग का ये जो है रिकमेंडेशन किया गया था 2009 में। इससे क्या फायदे होंगे अगर क्षेत्रीय रूप से बांट दिए जाएंगे। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्रों में तो जो भी लंबित मामले हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि इनमें बंटवारा हो जाएगा क्षेत्रीय आधार पे। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ गैर संवैधानिक मामलों की बात की जा रही। और ये भी हम लोगों ने देखा कि कैसे सुधार किया जा सकता है, जो लंबित मामले हैं उसको ज्यादा जल्दी से जल्दी निपटान करने के लिए ये कुछ उपाय जो हैं वो सुझाए गए हैं राइटर्स के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगला आर्टिकल की तरफ। आर इंटरपोल्स नोटिस बीइंग पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि क्या इंटरपोल के नोटिस जो हैं उसका राजनीतिकरण फायदा उठाया जा रहा है। तो इसी की बात हम लोग कर ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 194 सदस्य देश, अभी वर्तमान समय में 195 हो गए हैं। तो राष्ट्रीय पुलिस बलों को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए सूचना का साझाकरण नेटवर्क के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंटरपोल। ठीक है, सूचना साझाकरण, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए। तो इंटरपोल की नोटिस प्रणाली के दुरुपयोग, विशेष रूप से ब्लू कॉर्नर नोटिस। तो इंटरपोल का जो नोटिस का दुरुपयोग हो रहा है विशेष रूप से ब्लू कॉर्नर नोटिस के रूप में, ठीक है, जारी करने में चिंता व्यक्त की गई, जिसकी रेड कॉर्नर नोटिस की तुलना में कम जांच की जाती है। तो आलोचकों का क्या तर्क है, देश अक्सर राजनीतिक शरणार्थियों और असंतुष्टों को लक्षित करने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल का फायदा उठाते हैं। हालांकि ठीक है, देश यहाँ पे नेता, सिंपली यही कहा जाता है कि अक्सर जो है वो राजनीतिक शरणार्थियों और असंतुष्टों को लक्षित करने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल का फायदा उठाता है। हालांकि इसे संबोधित करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन पुलिस सहयोग को सुविधाजनक बनाने और इस शक्तिशाली उपकरण के दुरुपयोग को रोकने के बीच में संतुलन बनाने की सवाल जो है लगातार अभी बनती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी राजनीति घुस गया है। तो देख सकते हैं इंटरपोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा, उसी को इंटरपोल कहा जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1923। ठीक है, अभी वर्तमान समय में टोटल मेंबर 195, हेडक्वार्टर जो है लियोन फ्रांस में है, हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्ट्स एंड डिसेमेंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पुलिस फोर्सेज। ठीक है, शुरुआत में हम लोग पढ़ लिए थे कि सूचना का जो है वो साझाकरण करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इतने तरह के नोटिसेज होते हैं, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे दुरुपयोग जो हो रहा है जो ब्लू नोटिस का हो रहा है, ठीक है, ब्लू कॉर्नर नोटिस का हो रहा है। तो इसको हम लोग सारे कलर्स को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। ठीक है, जैसे कि ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, सबसे पहले जो आर्टिकल में है उसको हम लोग जान लेते हैं। इसी का दुरुपयोग हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो इंटरपोल द्वारा 7 प्रकार के नोटिस जारी किए गए, जिसमें रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस, जिसे पूछताछ नोटिस के रूप में भी जाना जाता है, तो सदस्य राज्यों में पुलिस बलों को महत्वपूर्ण अपराध संबंधी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड और स्थान प्राप्त करना और उसकी पहचान को दूसरों के बीच में वेरीफाई करना, सत्यापित करना। तो उदाहरण के लिए जनवरी 2020 में इंटरपोल ने भगोड़े स्वयंभू बाबा नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। ठीक है, अब देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इंटरपोल नोटिसेज। जैसे रेड कॉर्नर नोटिस होता है तो सीक द लोकेशन, ठीक है, लोकेशन को पता लगाने के लिए, एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विथ अ व्यू टू एक्सट्राडिशन और सिमिलर लॉफुल एक्शन। ब्लू नोटिस हम लोगों ने अभी पढ़ा, टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज रिलेशन टू अ क्राइम। ठीक है, तीसरा जो है वो ग्रीन नोटिस, टू प्रोवाइड वार्निंग, ठीक है, वार्निंग देने के लिए, एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन्स हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस एंड आर लाइकली टू रिपीट दिस क्रिमिनल इन अदर कंट्रीज। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे कंट्री में भी इसी तरह के समान अपराध को कर सकता है, इसी के लिए। ठीक है, उसके बाद येलो नोटिस क्या होता है,
टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो येलो नोटिस होता है वो मिसिंग पर्सन को हेल्प करने के लिए। उसी के बाद ऑफेन माइनर्स, जो भी नाबालिग होते हैं, और टू हेल्प आइडेंटिफाई पर्सन्स हु आर अनेबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ। ठीक है, उसके बाद ब्लैक नोटिस क्या होता है, टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड जो डेड बॉडीज होती हैं उसके लिए जो है वो ब्लैक नोटिस दिया जाता है। उसके बाद ऑरेंज नोटिस क्या होता है, टू वार्न एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी, इसी के लिए ऑरेंज नोटिस दिया जाता है। उसके बाद पर्पल नोटिस क्या होता है, तो पर्पल नोटिस जो सिंपली होता है टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मॉड्यूस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइस एंड कंसेलमेंट मेथड यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स। ठीक है, उसके बाद एक और जो बच गया है, इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो स्पेशल नोटिस जो होता है ये ब्लू कलर में होता है, इशूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटीज। ठीक है, ये था पूरा का पूरा टाइप ऑफ इंटरपोल नोटिस। अब आगे देख लेते हैं यह जो ब्लू कॉर्नर से रेड कॉर्नर नोटिस जो है किस प्रकार भिन्न है। तो रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो किसी सदस्य राज्य द्वारा प्रत्यर्पण या किसी अन्य समान कानूनी कार्रवाई के माध्यम से वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। तो ऐसे नोटिस जो है वो राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा गिरफ्तारी वारंट या अदालत के फैसलों के आधार पर मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए वांछित व्यक्ति के खिलाफ जारी किए जाते हैं। तो अनुरोध जारी करने वाला देश जो है वो भगोड़े का गृह देश होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो अनुरोध जारी करने वाला देश जो है वो भगोड़े का गृह देश जरूरी नहीं है। अगर हम इंडियन हैं और मेरे विरुद्ध जो है वो यूएसए का कोर्ट भी वो अनुरोध जारी कर सकता है। इंटरपोल उस देश के अनुरोध पर भी कार्य करता है जहां कथित अपराध किया गया है। ठीक है, तो 2018 का मामला है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के संबंध में भगोड़े अरबपति नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि अक्टूबर 2022 में इंटरपोल ने गुरपत बंद सिंह पन्नू के खिलाफ ऐसा नोटिस जारी करने के भारत के दूसरे अनुरोध को खारिज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गुरपत बंद सिंह पर अगर भारत जो अनुरोध कर रहा था रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए, तो यहाँ पे अनुरोध जो है वो रद्द कर दिया गया इंटरपोल के द्वारा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि पहला जो है वो फाइनेंशियली करप्ट व्यक्ति को वहां पे रेड नोटिस जारी किया गया, लेकिन इस तरह के अपराध कृत्य करने वाले गुरपत बंद सिंह पन्नू को ऐसा माना जाता है कि ठीक है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो अलगाववादी कृत्यों में शामिल थे। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि कनाडा में इसके लिए बहुत ज्यादा विरोध हो गया था। इससे भारत और कनाडा के बीच में संबंध भी खराब हो गए। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जाती है। तो एजेंसी ने कहा कि भारत अपने मामलों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है और उसकी गतिविधियों का स्पष्ट राजनीतिक आयाम है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि भारत जो है वो अपने मामलों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में अभी विफल रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो इसमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है क्या नोटिस प्रणाली का दुरुपयोग होने की संभावना है। हालांकि इंटरपोल का संविधान स्पष्ट रूप से राजनीतिक चरित्र की किसी भी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। तो कार्यकर्ताओं ने उस पर इस नियम को लागू करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। तो इस आक्रोश का अधिकांश भाग जो है रूस पर निर्देशित होता है, जिसने क्रेमलिन विरोधियों की गिरफ्तारी के लिए बार बार नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था इंटरपोल से। उसके बाद अमेरिकी अधिकार संगठन फ्रीडम हाउस के अनुसार रूस सभी सार्वजनिक रेड नोटिस में से 38% के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा रसिया के द्वारा जो है रेड कॉर्नर नोटिस का दुरुपयोग किया जाता है। उसके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह ने कहा चीन, ईरान, तुर्की और ट्यूनीशिया सहित अन्य पर सत्तावादी उद्देश्यों के लिए एजेंसी की नोटिस प्रणाली का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। उसके बाद बढ़ती आलोचना, यहाँ पे आलोचना भी किया गया है कि इंटरपोल ने अपनी रेड नोटिस प्रणाली की निगरानी सख्त कर दी। हालांकि जब ब्लू नोटिस जारी करने की बात आती है तो कमजोरियां बन जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रकाशन से पहले ऐसे नोटिस की समीक्षा किए जाने की संभावना कम होती है। तो एजेंसियों के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले दशक में जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है उसकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। ठीक है, रेड की जगह पर ब्लू कॉर्नर नोटिस दिया जा रहा है। लेकिन तुर्की जैसे देशों का तर्क है कि नोटिस जारी करने में इस तरह का प्रतिबंध जो है वो पुलिस सहयोग में बाधा डालता है और पश्चिम को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह भी बात यहाँ पे
टर्की के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके आंतरिक मामलों में वेस्टर्न कंट्रीज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इंटरपोल के बारे में, इंटरपोल के प्रकार को अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा, उसके रेड कॉर्नर नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस में क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, लगातार जो है देश अपने हित के लिए या फिर नेता अपने हित के लिए जो है रिक्वेस्ट करते हैं इंटरपोल नोटिस का। ठीक है, तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी कभी कभी हो जाता है जो रेड कॉर्नर नोटिस है, तो इसी से बचने के लिए लगातार जो है इंटरपोल इस तरह का प्रयास करते हैं। सिंपली कहा जाता है कि राजनीति से कोई भी संबंध कभी नहीं होता है इंटरपोल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो यूपीएससी 2024 के पीटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत ने अंतरराष्ट्रीय लीगो मतलब कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क में शामिल होने के लिए एक गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने का निर्णय लिया है। भारत ITER परियोजना का पूर्ण सदस्य है जो परमाणु संलयन प्रक्रियाओं से ऊर्जा का दोहन करने के लिए काम करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक लार्ज हैडर कोलाइडर में भारत की मजबूत भागीदारी रही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। भारत ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय लीगो, उसी को कहा जाता है, लीगो को ही कहा जाता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क में शामिल होने के लिए एक गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने का निर्णय लिया और ITER परियोजना का पूर्ण सदस्य है भारत जो परमाणु संलयन प्रक्रियाओं से ऊर्जा का दोहन करने के लिए काम कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, उसके बाद लार्ज हैडरन कोलाइडर, उसी को कहा जाता है LHC में भी भारत की मजबूत भागीदारी रही है जो कण भौतिकी में कुछ सबसे रोचक प्रयोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों इसका जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित तारापोर समिति। तो ये ध्यान रखिएगा, तारापोर समिति था इसलिए क्वेश्चन लाया गया है। तो तारापोर समिति जो है सिंपली किससे संबंधित है? तो तारापोर समिति जो है वो पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समितियां हैं। ठीक है, तो इसी संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है CSC कमिटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है। इसी का रिकमेंडेशन जो है वो तारापोर समिति के द्वारा किया गया था। तो पूंजी खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, ठीक है, फुल कन्वर्टेबिलिटी पर एक रोड मैप का सुझाव देने के लिए जो है वो RBI द्वारा जो है CAC कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी या तारापोर समिति का गठन किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा FAO। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा जो है वो विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो अभी वर्तमान समय में जो है वैश्विक स्तर पे लगभग 31% अभी वन है। ठीक है, वैश्विक स्तर पे मतलब कि 4.06 बिलियन हेक्टेयर में भी वन जो है वो फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 1/3 34% जो है वो प्राथमिक वन है। ठीक है, प्राइमरी फॉरेस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्लास्टिक्स। हम लोग लगातार जो है इसे संबंधित क्वेश्चन, हम लोग लगातार जो है इसे संबंधित आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे 1 लीटर के प्लास्टिक के वाटर बोतल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लगभग 2.5 लाख माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए थे। ठीक है, 1 लाख से तो अधिक हर एक बार पाए जाते हैं। तो ये जो अध्ययन में हम लोग रमन इफेक्ट का यूज किए थे, इसी समय ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो माइक्रो प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, वे वाणिज्यिक उत्पाद विकास के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, वे समुद्री भोजन, पीने के पानी और मानव रक्त में पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर दोनों हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि माइक्रो प्लास्टिक छोटे प्लास्टिक कण है जो वाणिज्यिक उत्पाद विकास और बड़े प्लास्टिक के टूटने दोनों के परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद प्लवक से लेकर व्हेल तक समुद्री जीवों में वाणिज्यिक समुद्री भोजन, पीने के पानी, यहां तक कि मानव रक्त में भी माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। उसके बाद स्काई वॉकर गिवन, ठीक है, एक स्पेसिस से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो स्काई वॉकर गिवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, ये म्यांमार और चीन के जंगल में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, IUCN रेड लिस्ट स्थिति में गंभीर रूप से लुप्तप्राय मतलब कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड
के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है गिवन अपनी प्रजातियों के अनुसार ऊंचे स्वर में गाने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल दो, सिर्फ और सिर्फ इसमें से दो ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जैसे कि पहला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लुप्तप्राय स्काई वॉकर गिबन को पहली बार जो है वो 2017 में चीन में देखा गया था। चीन में एक विशेष प्रजाति के रूप में पहचाना गया और गिबन के सुबह के गीतों की ध्वनि निगरानी सहित नए शोध के साथ प्रजातियों की सीमा जो है वो म्यांमार तक फैलने की पुष्टि की गई। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। उसके बाद ये जो है IUCN के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में माना जाता है, मतलब कि इंडेंजर्ड, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड है, लुप्तप्राय। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है गिबन अपनी प्रजाति के अनुसार ऊंचे स्वर में गाता है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका दो स्टेटमेंट सही होगा और IUCN वाला गलत हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है स्काई वॉकर हुलॉक गिबन। ठीक है, तो ये जो है फिगर है स्काई वॉकर का। तो लुप्तप्राय स्काई वॉकर गिबन को पहली बार 2017 में देखा गया, हमने बात कर ही लिया। ठीक है, और ये जो है वो लुप्तप्राय है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, चीन में पाया जाता है, म्यांमार में पाया जाता है, इसकी पुष्टि हो गई है। ठीक है, और ये जो है वो ऊंचे स्वर में गाना भी गाता है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो यूपीएससी के लिए 2024 के पीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।